हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है पब्लिक सेक्टर में, क्यों किया है और कब किया है। कुछ रिडक्शंस भी किए हैं गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर में, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। In the Industrial Policy 1991, the Government of India introduced 4 major reforms in public sector. Okay, Industrial Policy 1991 जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तो उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 मेजर रिफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया। ओके, पब्लिक सेक्टर में 4 मेजर रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं। ओके, Number 1 is reduction in number of industries reserved for public sector. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रिडक्शंस किए हैं इंडस्ट्रीज में, उस इंडस्ट्रीज को जिसको केवल गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखा था, या उस सेक्टर में केवल पब्लिक सेक्टर ही जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकता था, उस एरिया को ग्रो कर सकता था, डेवलप कर सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ रिडक्शन किए हैं। वहाँ पर रिडक्शन करने के बाद वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट करने का अवसर प्रदान किया है। इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 की, तो एट दैट टाइम 17 इंडस्ट्रीज वेयर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। 1956 जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन का टाइम था, उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 17 इंडस्ट्रीज को केवल रिजर्व करके रखा था अपने लिए। उसमें प्राइवेट सेक्टर वाला आकर के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का एंट्री जो था वो रिस्ट्रिक्शन था। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंट्री नहीं कर सकता था, केवल और केवल पब्लिक सेक्टर ही वहाँ पर जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकता था। वो टोटल अगर इंडस्ट्री की बात करें हम लोग तो 17 इंडस्ट्रीज उसमें काउंट होता था। बट द गवर्नमेंट रिड्यूस दिस नंबर टू 8 इन 1991। लेकिन गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, उस 17 में केवल 8 को ही अपने पास रखा। कब रखा? 1991 में, जब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया, उस टाइम क्या किया, 17 में से केवल 8 इंडस्ट्री को ही अपने पास रखा और बाकी को फ्री कर दिया। ओके, देन टू 3 इन 2001। देन आफ्टर 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केवल 3 इंडस्ट्री को ही अपने पास रखा और बाकी सारे इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया। फ्री कहने का मतलब है अब वहाँ पर आकर के प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वहाँ पर उस एरिया में जाकर के उसको डेवलप कर सकता है, वहाँ पर अब प्राइवेट सेक्टर भी एंट्री कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 17 इंडस्ट्री को रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 8 इंडस्ट्री को ही अपने पास रखा 1991 में। देन आफ्टर 2001 आया, वहाँ पर गवर्नमेंट ने केवल 3 इंडस्ट्री को ही अपने पास रखा और बाकी सारे इंडस्ट्री को फ्री कर दिया। दीज 3 इंडस्ट्रीज आर, ये 3 कौन से इंडस्ट्रीज है? फर्स्ट वी हैव इज एटॉमिक एनर्जी, सेकंड आर्म्स एंड थर्ड रेल ट्रांसपोर्ट। अब ये केवल 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है और बाकी सारी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। अब वहां पर प्राइवेट सेक्टर आकर के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द पब्लिक सेक्टर प्लेड अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर ने बहुत ही वाइटल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था या प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो हमारा इकोनॉमी था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हम लोग बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं थे। इफ़ आई टॉक अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन, तो उस टाइम भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम था, इलिटरेसी प्रॉब्लम था, या इनबैलेंस्ड ऑफ
मनी था या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मनी था वो सिस्टमैटिक वे में नहीं था या वो इक्विटेबल नहीं था। तो इन सारी प्रॉब्लम से इंडिया फेस कर रहा था और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो उस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर ने खुद को इंगेज किया और बहुत सारे एरिया को पब्लिक सेक्टर ने डेवलप किया। उसने ये नहीं देखा कि मुझे सेलेक्टिव एरिया को ही डेवलप करना है, उसने पूरे इंडिया को ही डेवलप किया या इंडिया के ईच एंड एवरी रीजन और स्टेट्स को उसने डेवलप किया है। एट दैट टाइम प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा नर्वस हो रहा था या कॉन्फिडेंस का कमी था, वो इनिशिएट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही तब उसने भी आकर के इनिशिएट किया, खुद को इंगेज किया। बट अगर हम लोग फर्स्ट में बात करेंगे पब्लिक सेक्टर के बारे में तो उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। बट प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने भी धीरे धीरे देखा कि चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, अब हमें भी इनिशिएट करना चाहिए, हमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस एरिया में जाकर के जहां पर चीज़ें हम नॉर्मल कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ से लोग अवेयर नहीं हैं या उन फैसिलिटीज़ के बारे में जानते नहीं हैं या उसको यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पर पब्लिक सेक्टर ने जाकर के बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मल किया है। अगर हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर ने उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन को इंट्रोड्यूस किया जहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी था उस एरिया में। तो वहाँ पर अगर ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तो उस एरिया को हम धीरे धीरे करके डेवलप कर पाए। तो उसी प्रकार पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ने भी साथ में मिलकर के बहुत हद तक देश की इकोनॉमी को ग्रो किया है, डेवलप किया है और आज भी कंटिन्यूअसली दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, जिसके चलते जो हमारा देश का इकोनॉमी है वो बढ़ रहा है। सो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, दैट इज बोथ आर नीडेड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। अगर हम लोग देश के या नेशन के प्रोग्रेस की बात करते हैं तो दोनों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, या वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों को ही अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज दोनों ने ही बहुत मेहनत का काम किया है, दोनों ने ही इनिशिएटिव किया था। स्टार्टिंग में जो पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर था उसने थोड़ा सा आई कैन से लेट स्टार्ट किया, बट उसने भी उस एरिया में जब गवर्नमेंट ने उस एरिया को फ्री कर दिया या गवर्नमेंट के द्वारा या पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो बहुत सारे एरिया को डेवलप थोड़ा थोड़ा करके किया जा चुका था, तब वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आया और उस एरिया को भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। जब गवर्नमेंट ने 17 से 8 और 8 से 3 एरिया इंडस्ट्री को फ्री कर दिया तब उस इंडस्ट्री के लिए प्राइवेट सेक्टर भी आगे आ गया। वहाँ पर आकर के वहाँ पर जाकर के उसने इन्वेस्टमेंट किया और उस एरिया को भी उसने डेवलप किया। Private sector must also focus on public responsibilities and public sector must focus on achieving more in a highly competitive market. प्राइवेट सेक्टर जो है वो फोकस किया किस पे? पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। पब्लिक की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं या गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो दायित्व होता है कि हमें पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोचना है, पब्लिक के पास जो बेसिक नीड्स होनी चाहिए क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, पब्लिक को जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए क्या उसे वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारा कुछ इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम था। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर भी आया तो उसने भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाया। पब्लिक के वेलफेयर के बारे में उसने सोचा, पब्लिक की जो ज़रूरतें थे उसको मेंटेन करना स्टार्ट किया। Okay, next point we have is memorandum of understanding. Government introduced a memorandum of understanding, that is MOU system, to improve the performance of public sector enterprises. पब्लिक सेक्टर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, वो जो काम कर रहा है उसको इफेक्टिव वे में करने के लिए गवर्नमेंट ने MOU को इंट्रोड्यूस किया। ओके, Under this system, public sector unit given clear target
and operational autonomy to achieve them, they will be held accountable for the specified result. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOU को इंट्रोड्यूस किया, क्यों किया? ताकि जो पब्लिक सेक्टर हमारा है वो अपने परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी को बढ़ा पाए, उसमें वो प्रोग्रेस कर पाए। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने उस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। करने का मेन कारण ये था कि जिस काम के लिए उसको बनाया गया है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिया गया है वो उसके लिए भी अकाउंटेबल होगा। केवल मैंने उसको ये काम दे दिया है और उसको मैंने अगर अकाउंटेबल नहीं बनाऊंगा हम उसे अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे तो हो सकता है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा अच्छे से नहीं कर पाए। जब हम किसी को भी अकाउंटेबल बनाते हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है और इफ़ेक्टिव वे में करता है या अच्छे से पूरा करता है। अगर पब्लिक सेक्टर को हम केवल पब्लिक सेक्टर में अगर हम बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसे हम अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे तो हो सकता है वो प्रेशर नहीं रखेगा, यानी उसको नहीं होगा कि मुझे किसी को जवाब देना है, मुझे किसी को उत्तर देना है, तो वो चीज़ों को एज इट इज़ करना स्टार्ट कर देगा। जब उसे पता होगा कि मैं अकाउंटेबल हूँ, मुझे अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, मुझे अपने काम के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, तो वो उस काम को परफेक्टली करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर। Okay, disinvestment refer to sale of equity share of public sector units to private sector। पब्लिक सेक्टर का जो शेयर है, जो यूनिट्स है, उसको हम क्या कर रहे हैं? रेफर्स कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर में। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स होल्डिंग फ्रॉम PSUs एंड इनकरेज मोर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ओके, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब जो हमारा होल्डिंग है, जो हमारा कंट्रोल है या जिस चीज़ को हम होल्ड कर रहे हैं, अब थोड़ा सा वहाँ पर हमको फ्री होना चाहिए, यानी उस एरिया को हमें फ्री करना चाहिए। जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा दायित्व है, जो हमने अपने कंधे पे जो पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोच रखा है या जो नेशन को डेवलप करने के लिए हमने बहुत सारे पॉइंट सोच रखे हैं, या जो हमारा शेयर है उसको हम थोड़ा ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ? पब्लिक सेक्टर से लेकर के प्राइवेट सेक्टर में। और हमारा जो होल्डिंग पावर है उसको हम वहाँ से थोड़ा सा विड्रॉ करेंगे और इनकरेज करेंगे प्राइवेट सेक्टर को कि वो पार्टिसिपेट करे उस एरिया में और उस एरिया को डेवलप करने का वो प्रयास करे। क्योंकि ये देखा गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले एरियाज़ हैं वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और पब्लिक सेक्टर वाले एरिया में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या देखा गया कि जो पब्लिक सेक्टर वाला एरिया है वहाँ पर पैसा लग रहा है लेकिन वैसा रिटर्न नहीं आ रहा है या वैसा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर हम लोग सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हम वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट कमाते हैं या वहाँ से कुछ ना कुछ हमें रिटर्न मिलता है। वहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव भी कर रही हैं एज आई कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। तो इस तरीके की चीज़ें आज भी होती हैं। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना जो होल्डिंग पावर था उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, वहाँ से विड्रॉ कर दिया और इनकरेज किया प्राइवेट सेक्टर को कि आकर के आप पार्टिसिपेट करो, ओके, आप चीज़ों को आकर के हैंडल करो और देखो कि किस चीज़ की कमी हो रही है और कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट विल इम्प्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑफ PSUs। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो एफिशिएंसी है, वहाँ पे जो वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो फेल क्यों हो रहा था, वहाँ पर हम लोग क्यों उतनी इफ़िशिएंटली काम नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर क्यों हम लोग चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो ये पब्लिक सेक्टर ने जब उसको देखा, कैलकुलेट किया, तब उसने देखा कि हमें ये थोड़ा सा जो काम है ये प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर जब वहाँ आएगा तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं या चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं थी।
दैट्स वाई पीएसयू ने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो था वहाँ पर, उसको जब प्राइवेट सेक्टर ने देखा और वहाँ पर उसने चीज़ों को एज इट इज़ करना चाहा, तो उसने धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव कर दिया। दैट्स वाई पब्लिक सेक्टर ने जो अपना शेयर था, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र किया क्योंकि वो इम्प्रूव करना चाहता था मैनेजरियल एफिशिएंसी को। क्योंकि वहाँ पर हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग चीज़ों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें वैसा रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। दैट्स वाई इन चेंजेस को किया गया। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज सम ऑब्जेक्टिव। अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया गया तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि अगर हम जो भी काम करते हैं तो कोई भी काम को हम यूं ही नहीं कर देते हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को ही ध्यान में रख करके हम किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग सिस्टमैटिक वे में तभी कर पाएंगे जब हमारे सामने हमारा एक उद्देश्य होगा, हमारे सामने हमारा टारगेट होगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट करने का कुछ उद्देश्य होगा, यूं ही तो गवर्नमेंट ने नहीं कर दिया। तो हम लोग उसको वन बाय वन एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसने बोला, रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक फंड ब्लॉक्ड इन दिस यूनिट। पब्लिक का जो पैसा था वो इस जगह पे बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो गया था, एंड यूटिलाइजिंग देम फॉर अदर सोशल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, या बहुत सारे इस तरीके के चीज़ें हैं। जब गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया तो गवर्नमेंट ने देखा कि हमने जब किया तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि हमने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना था, लेकिन जो पैसा था वो किसी एक जगह ब्लॉक्ड हो गया था और दूसरे एरिया में वो नहीं जा पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया और हर सेक्टर को इक्वली डेवलप करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। गवर्नमेंट का फोकस एजुकेशन पे था, गवर्नमेंट का फोकस हेल्थ पे था, गवर्नमेंट का फोकस एम्प्लॉयमेंट पे था। तो इन सारी चीज़ों को हम तभी डेवलप कर पाएंगे जब हम हर सेक्टर में इक्वली ध्यान दे पाएंगे। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो दोनों में बहुत अंतर है। दोनों ही जगह हम लोग एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते हैं, एजुकेशन गेन करने के लिए जाते हैं, बट स्टिल वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उन्हें सैलरी अच्छी मिलती है और वो लोग काम उतने इफ़िशिएंटली नहीं करते हैं जिस तरीके से करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर वाले टीचर को भी सैलरी मिलती है, लेकिन वो काम उतना करते हैं जितना उनको ड्यूटी असाइन की गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सैलरी में भी डिफरेंसेस हैं और काम में भी डिफरेंसेस हैं। एक जगह स्टूडेंट्स आ रहे हैं और दूसरे जगह स्टूडेंट जा ही नहीं रहे हैं, अर्थात प्राइवेट स्कूल में बच्चे आ रहे हैं और गवर्नमेंट में नहीं जा रहे हैं, वहाँ पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो वहाँ पैसा दे रहा है, गवर्नमेंट उस एरिया को डेवलप करना चाह रहा है, लेकिन वहाँ पर जो मैनेजमेंट है, वहाँ पर जो वर्कर्स हैं, वो लोग इफ़िशियंसी के साथ नहीं काम कर रहे हैं, वो लोग उतनी काबिलियत, वो लोग उतनी मेहनत से काम नहीं कर रहे जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए था। तो डिसइन्वेस्टमेंट का कारण था कि हम उस एरिया पे फोकस करें, हम उस एरिया को डेवलप करें जहां से हमें अपने देश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। क्योंकि जो हमारा देश का जो फ्यूचर है वो कहाँ बनता है? वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में बनता है। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम बहुत सारी चीज़ों से अवेयर नहीं हो पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने फोकस किया एजुकेशन पे। एजुकेशन जो है वो हर इंडिविजुअल को लेना चाहिए, तभी जाकर के हम हर चीज़ से अवेयर हो पाएंगे। अगर हम अवेयर नहीं हो पाएंगे या चीज़ों को जान नहीं पाएंगे, चीज़ों को समझ नहीं सकेंगे या चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो हम फ्यूचर में हर चीज़ के लिए प्लानिंग या हर चीज़ को सिस्टमैटिक वे में पूरा नहीं कर पाएंगे। देन हेल्थ इश्यूज़। गवर्नमेंट ने देखा कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे ही जिनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने फोकस किया हेल्थ पर और हर एरिया में, हर स्टेट में, हर रीजन में हेल्थ डिपार्टमेंट्स को ओपन कर दिया, जहां पर गवर्नमेंट ने
पब्लिक सेक्टर के माध्यम से लोगों का ट्रीटमेंट किया। उस टाइम पर जो कॉस्ट था वो बहुत कम था, क्योंकि अगर आज हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा चार्जेस हमें बहुत कम पे करना पड़ता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का मोटिव रहता है कि कम से कम या फ्री में ही लोगों का इलाज हो जाए, लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो डिसइन्वेस्टमेंट का कारण ये भी था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत सारी चीज़ों का अभाव था। तो गवर्नमेंट ने देखा कि अगर हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम लोग क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल करके, दोनों साथ मिल करके काम करेंगे तो चीज़ों को बेटर वे में कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज रिड्यूसिंग डेब्ट एंड इंटरेस्ट बर्डन। बर्डन को रिड्यूस करना था। अगर हमारे ऊपर ज़्यादा ओवर बर्डन हो जाता है तो हम हर सेक्टर में ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर एक टीचर है और उसको 5 सब्जेक्ट पढ़ाना पड़े एक ही क्लास में, तो वो किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगा, यानी वो किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस हो सकता है अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाए, या किसी ना किसी सब्जेक्ट को वो स्टार्ट ही नहीं किया, तो बच्चों के लिए वो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उस टीचर पे तो बर्डन है। अगर हम हर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल टीचर को अपॉइंट करते हैं तो उस क्लास में सारे बच्चों का सिलेबस और हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार गवर्नमेंट के पास अगर ओवर बर्डन हो जाता है तो वो चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में करने में असमर्थ हो जाएगा। दैट्स वाई डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। जो रिस्क था उसको ट्रांसफर कर दिया गया पब्लिक सेक्टर से लेकर के प्राइवेट सेक्टर में। क्यों किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट ने ओवर बर्डन के कारण, जो बर्डन था उसके कारण बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाया और वो बहुत सारी चीज़ों में रिस्क ले रहा था, जिससे उसे लॉसेस भी हो रहे थे। अगर हम बिजनेस में कोई अगर रिस्क लेते हैं तो हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और लॉसेस भी कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है। तो गवर्नमेंट ने अपना रिस्क जो था वो थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया प्राइवेट सेक्टर में। देन रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल जो हर सेक्टर में था उसको रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने का मेन कारण ये था कि वहाँ पर जाकर के प्राइवेट सेक्टर चीज़ों को और बेटर करे और वहाँ पर जाकर के इफ़िशियंसी को बढ़ाए और उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाए। तो ये प्राइवेट सेक्टर ही है जिसने पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाया है। तो गवर्नमेंट ने भी अपना कंट्रोल कम कर दिया। अगर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखता और वो प्राइवेट सेक्टर को हर चीज़ पर टोकता, हर चीज़ पर उसको देखता, हर चीज़ के लिए उसको क्वेश्चन करता, तो वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाता। तो गवर्नमेंट ने अपना जो कंट्रोल था वो रिड्यूस कर दिया और उस एरिया में प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ही एफिशिएंसी के साथ कामों को किया। नेक्स्ट वी हैव इज डिस्करेजिंग मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर लाइक टेलीकॉम। पब्लिक सेक्टर का जो मोनोपोली था, अर्थात वहां केवल वही जाएगा जो उस एरिया को कौन डेवलप करेगा? पब्लिक सेक्टर करेगा। तो पब्लिक सेक्टर का ही मोनोपोली था लाइक टेलीकॉम सेक्टर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट टू कंज्यूमर। तो जो हमारा मोनोपोली था पब्लिक सेक्टर का, तो उसको रिड्यूस कर दिया। ओके, रिड्यूस करने के बाद क्या हो गया? अब उस एरिया में प्राइवेट सेक्टर आ गया। अब प्राइवेट सेक्टर जब आया है तो वहाँ पर बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होने का चांसेस है, चीज़ों को बेटर वे में प्रेजेंट करने का चांसेस है, बेटर वे में हम अपने कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है वो हर एरिया को पहले से ही बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा वो ओवर बर्डन था, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में वो कंट्रोल कर रहा था। तो वहाँ से अगर उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और उस एरिया में प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पर उसने अलाउ किया प्राइवेट सेक्टर को, तो उसका मतलब ये नहीं था कि हम अपना बर्डन तुम पे दे रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसका ये भी सोच था कि हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनको अच्छी चीज़ें अवेलेबल हो पाए। क्योंकि यही तो गवर्नमेंट का काम होता है कि वो अपने सिटीजन्स को, अपने पीपल के वेलफेयर के बारे में सोचे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, सेम पॉलिसी फॉर सिक यूनिट एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर।
जो प्राइवेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था या जो पॉलिसी बना रखा था, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, अब वही चीज़ फॉलो होने वाला था पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पर भी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपने सेक्टर को बहुत ज़्यादा फंड दे रहा है, अपने सेक्टर को बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहा है, अपने सेक्टर को बहुत ज़्यादा वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, बट स्टिल वो डिपार्टमेंट या वो यूनिट जो है वो डेवलप नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां रह जा रही हैं, जिसके कारण उसने क्या किया, वो रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाए जो वो पब्लिक सेक्टर के साथ यूज करता था। ऑल द 6 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो भी पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स थे जो बीमार थे, यानी जो अपने कामों को सही से नहीं कर रहे थे, जहां पर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया लेकिन वहां से रिटर्न नहीं मिला, वहां से कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिला। यूनिट्स वेयर रेफर टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल, ये आपने याद रखना है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज BIFR, टू डिसाइड वेदर इट हैज टू बी रिस्ट्रक्चरल और क्लोज डाउन। गवर्नमेंट ने एक बोर्ड को तैयार किया, एक बोर्ड बनाया जिसका नाम है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जो ये इंश्योर करता है, जो ये डिसाइड करेगा, जो ये देखेगा कि वो जो पर्टिकुलर यूनिट है, वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, क्या हमें इसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए या इसे बंद कर देना चाहिए। अगर हमने वहाँ पर 10 लाख या 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ से हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, वहाँ से हमें कोई प्रॉफिट होने का चांसेस नहीं है, तो हम दोबारा इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बर्बाद क्यों करेंगे। तो गवर्नमेंट पहले ये इंश्योर करना चाहता था कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हमने जिस सेक्टर में किया है, क्या उसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या उसे बंद कर देना चाहिए। अगर हम दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें फिर से फंड्स की आवश्यकता होगी, हमें ह्यूज कैपिटल फिर से चाहिए होगा, हम उसी चीज़ को दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो इन चीज़ों को कौन देखेगा, BIFR दैट इज बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन डिसाइड टू रिवाइव सम यूनिट्स एंड टू क्लोज डाउन द अदर यूनिट्स। अब वो डिसाइड करेगा क्या हमें इसे दोबारा स्टार्ट करना चाहिए या क्लोज कर देना चाहिए। In case of many sick enterprises, it is not possible to revive them due to accumulated huge losses. हम बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स की बात करें, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं वो बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को नुकसान हो गया। और अगर हम लोग उसको दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं या हमारा इंटेंशन है कि हमें इसे दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, तो उसमें ह्यूज कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम का कारण बन जाता है, क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, अगर हम सबको दोबारा स्टार्ट करने लगे और जो बहुत ज़्यादा बीमार यूनिट्स हैं या बहुत ज़्यादा जो जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस बेयर करना पड़ रहा है, अगर हम उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे तो क्या श्योरिटी है कि हमें वहाँ से प्रॉफिट होगा, क्या हमें वहाँ से नुकसान नहीं होगा। अगर हमने चीज़ों को दोबारा स्टार्ट कर दिया तो ये कोई गारंटी तो नहीं है कि हमें वहाँ से केवल प्रॉफिट होगा, वहाँ से लॉसेस नहीं होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम भी तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और हमें लॉसेस बेयर करने पड़े। तो BIFR क्या करता है, देखता है चीज़ों को, मॉनिटरिंग करता है, अज्यूम करता है, देन आफ्टर वो डिसाइड करता है कि हमें रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए या हमें क्लोज करना चाहिए। There was lot of opposition from worker of units which were to be closed down. अब जिस यूनिट्स में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर हम उस ऑर्गेनाइजेशंस को बंद कर देंगे तो क्या वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं क्या वो शांत से बैठ पाएंगे? नहीं, वो लोग स्ट्राइक करेंगे, वो लोग हंगामा करेंगे, वो लोग डिमांड करेंगे कि हमें हमारा जॉब चाहिए, हमें हमारी फैसिलिटीज़ चाहिए, आप इसे क्यों बंद कर रहे हो? क्योंकि उससे तो अपने सैलरी से मतलब है, लॉसेस तो केवल गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ रहा है,
लॉसेस तो केवल पब्लिक सेक्टर को बेयर करना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके लिए तो उनको टाइम पर सैलरी मिल रहा है। तो वो लोग अपोजिशन करेंगे, वो लोग स्ट्राइक करेंगे, हंगामा करेंगे कि इस चीज़ को आप बंद नहीं करो। तो गवर्नमेंट ने भी उस चीज़ के लिए सोच रखा। फॉर दिस नेशनल रिन्यूएबल फंड वेयर सेटअप बाय द गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल रिन्यूएबल फंड को सेटअप किया गया टू रिटेन और रिटेंच लेबर एंड टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज सीकिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट। अगर कोई एम्प्लॉय जो है जिसको वॉलेंट्री रिटायरमेंट दिया जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एक अमाउंट देंगे जिसको हम कंपनसेशन बोलते हैं, और वो कंपनसेशन अमाउंट जो है वो उसको दिया जाता है ताकि वो अपने फ्यूचर को और अच्छे से स्टेबल कर पाए, उसको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़े, वो चीज़ों को अच्छे से पूरा कर पाए। ओके।